हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो सही आंसर हो जाता है इंद्र के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कुछ पॉइंट्स हम और भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि इंद्र के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया था, तो 250 सूक्त का प्रयोग किया गया। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो अग्नि। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, डी को टिक करेंगे, श्रेष्ठ वंश को। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है इस बुक से वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सिंधु संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आर्यों का इतिहास का पता हमें कहाँ से चलता है, तो ऋग्वेद से पता चलता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आर्य जो थे वो कई जनों में विभक्त थे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 जनों का नाम प्राय इस तरह से, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर पूछ ले कि क्या कहा जाता था इन 5 जनों को, तो पंचजन्य कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, इसको ध्यान रखिएगा कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है। तो राइट आंसर होगा 9वां मंडल। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 9वें मंडल को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक सभ्यता साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में, डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे किसे? तो स्वर्ण आभूषण को कहते थे। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के सिक्कों के बारे में उल्लेख किया गया, निशाका, सुवर्ण और मसाका। मसाका जो मूल्य था, मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न मुद्रा होती थी, और निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे उच्च मुद्रा होती थी। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। तो कहीं पे निष्क मिलता है, कहीं पे निशाका मिलता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है। मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से किसे जाना गया? सरस्वती नदी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम पढ़ सकते हैं कि आर्यों का आरंभिक विस्तार हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग में हुआ, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा और मतेतमा आदि नामों से संबोधित किया गया। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, और सिंधु नदी का वर्णन जो कि सर्वाधिक बार हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सरस्वती नदी जो कि पवित्र और काफ़ी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी, जबकि सर्वाधिक बार जो वर्णन किया गया वो है सिंधु नदी। और ऋग्वेद में नदियों की संख्या करीब 25 बताई गई है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 600 लाइक्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेटली इस टारगेट को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो 600 लाइक बहुत बड़ी लाइक नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम विवाह,
देखिए प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है, और एक किसका उल्टा होता है, अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह आपका ये होता है। तो यानी कि सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था। अधिवास से तात्पर्य था, आर्यकालीन शब्द अधिवास। तो ध्यान रखेंगे अधिवास से तात्पर्य ये था कि कमर के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता था उसको कहते थे। देखिए छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य सुंदर वस्त्रों का प्रयोग करते थे। प्रायः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक नीचे की वस्त्र होता था जिसे हम लोग नीवी कहते थे, ठीक है, नीवी। और दूसरा वस्त्र वास अथवा परिधान कहलाता था, जबकि तीसरा वस्त्र जो था अधिवास कहलाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, और वो है लुहार यानी कि लुहारगिरी। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो कि मत्स्य पुराण को माना जाता है। और पुराणों की रचना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे पुराणों की रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राही। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद से संबंधित कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, और अगर हम बात करें कि ऋचाओं की संख्या कितनी है 1028 जो कि कह सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऐत्रेय और कौस्तकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखा है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा तथा 7वां जो मंडल है, यानी कि 10 मंडल जो इसमें है, दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है, और इस मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में वंश मंडल कौन कौन से, तो दूसरा और 7वां, ठीक है, दूसरा और 7वां को कहते हैं वंश मंडल, ठीक है। और इसी में था 9वां मंडल जो कि पूरी तरह से सोम को समर्पित था। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि कर्णाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महर्षि कर्णाद। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। अघन्य शब्द का प्रयोग, तो ध्यान रखिएगा अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ध्यान दीजिएगा। स्मृति की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। ए को टिक करेंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया, बताइए किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का यानी कि चौथा ये वेद होता है। नेक्स्ट वन है कि त्रयी नाम है, बताइए त्रयी जो है नाम है। तो प्रारंभिक के जो 3 वेद हैं तो उन्हीं को कहते हैं, 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वनाप्रस्थ और संन्यास, यानी सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यजुर्वेद, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिए इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, यज्ञ में भी यह है और यजुर में भी यह है, यानी इस तरह से आप याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था। और ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यौ जो था वो जौ के लिए कहा जाता था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है और वह ग्रंथ कौन सा है। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ते हैं कि पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में
ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख इसमें किया गया, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था? महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था, और वो है गाय, ठीक है, अघन्य के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत के जनक के रूप में किस वेद को जाना जाता है? पता है आपको, तो सामवेद को जानते हैं, जो कि तीसरा वेद माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या 16 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में युद्ध का देवता जो किसे समझा जाता है? इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन की वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा थी किस प्रकार की? ध्यान रखेंगे वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का है प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक अभिलेख जो है वो जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया, तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो वोगज़कोई से प्राप्त हुआ, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी वोगज़कोई। देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि एशिया माइनर के वोगज़कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख मिले। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों के मूल निवास स्थान का स्वीकार किया। तो ये पॉइंट्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बात करने वाले थे कि वोगज़कोई जो नामक स्थान है, यहाँ से क्या है तो वैदिक देवताओं के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम जो है उनके साथ यहाँ पे मैच करना है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? चलिए हम एक एक करके देखते हैं। कुंभा की बात करें तो ये काबुल से संबंधित होगा, ए का 2 के साथ, तो ए का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। परुषणी आपको पता है रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषणी, ठीक है, यानी बी का 3 के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें सतुद्री, तो सतुद्री आपको पता है सतलज, यानी कि डी का 4 के साथ, तो बच्चा एक गंडक को सदानीरा पहले कहा जाता था, तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर वैदिक काल माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल को 2 भागों में विभाजन किया गया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ध्यान रखिएगा सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे विषय की, अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट के रूप में गणित ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि सुलभ सूत्र संबंधित किससे, तो वहाँ पे ज्यामिति से संबंधित होता। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्वेश्चंस में पूछा है किस विषय से संबंधित है, तो विषय के रूप में गणित होगा, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, सिर्फ यहाँ पे विषय नहीं रहता, तो वहाँ पे हम ज्यामिति को टिक कर सकते थे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे? तो ये है अथर्ववेद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं। देखिए अथर्ववेद की बात करें तो ये औषधियों से संबंधित, यानी कि ए का 3 के साथ, तो ए का 3 के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी को देखते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बात की गई है, यानी कि बी का 1 के साथ होगा, तो बी का 1 के साथ ऑप्शन ए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल कर रहा है, ठीक है।
उसी तरह से आपको पता है कि सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित होगा, क्योंकि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तो डी का 4 के साथ, तो देख सकते हैं डी का 4 के साथ यहाँ पर मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो ध्यान रखेंगे उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है और इन्हें हम लोग वेदांत कहते हैं। ठीक है, उपनिषदों का अर्थ क्या होता है? कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने देखा होगा। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना या फिर गुरु के पास आकर बैठना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें मुख्य उपनिषद जो है 12 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो सर्वाधिक प्रिय देवता के रूप में हम लोग इंद्र को जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? ऊपर हम लोगों ने देखा था ये क्वेश्चंस की त्रयी किसे कहते हैं? 3 वेदों को, और प्रारंभिक के जो 3 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं को कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्टि होता है कि? तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ थे, यानी कि गाय होगा। ठीक है, गाय। और सेकंड पॉइंट है कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। क्लियर। और पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी। तो इन तीनों कारणों से हम कह सकते हैं, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कारणों से ये पुष्टि होता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुचारी लोग थे। अगला प्रश्न है कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो बोगस कोई के बारे में आपको ऊपर में बताया था कि यहाँ से क्या हुआ था कि अनेक जो कि देवताओं के बारे में उल्लेख मिला था एक अभिलेख के अकॉर्डिंग। तो कह सकते हैं कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामलेख प्राप्त होते हैं। सही आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। सी को टिक करेंगे, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का, तो ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कह सकते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंडोपनिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जबकि सर्वाधिक बार वर्णित जो नदी है वो है सिंधु। राइट आंसर यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण के बारे में उल्लेख मिलता है? औषधि, जादुई माया, वशीकरण, इन सभी के बारे में वर्णन जो किया गया अंतिम वेद अथर्ववेद में। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से एक के साथ की जाती है, यानी कि प्राचीन काल में इसका जो नाम था अस्किनी था और वर्तमान में हम किस नाम से इसको जानते हैं? तो अस्किनी जो वो झेलम का प्राचीन नाम था। और व्यास की बात करें तो व्यास का प्राचीन नाम विपासा होता था, विपासा था, विपासा। रावी जो था वो परुषणी। ठीक है, अभी जो रावी जानते हैं उसको परुषणी के नाम से पहले जाना जाता था। और झेलम जो है वर्तमान में झेलम कहते हैं, लेकिन पहले इसको वितास्ता कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि निष्क के रूप में हम लोग किसे जानते थे? आभूषण को। तो जो बाद में इसका परिवर्ती काल में इसका जो प्रयोग होने लगा सिक्का के रूप में, यानी डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है?
तो कुंभा कह सकते हैं और क्रमु कह सकते हैं, यानी कि सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऊपर हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया कि 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जबकि दूसरा और 7वां मंडल को क्या कहा जाता था? संयुक्त रूप से वंश मंडल के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल के बारे में उल्लेख किया गया। तो ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किस वेद में? तो अथर्ववेद में, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदी काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड, डी को टिक करेंगे, बलि और कर्मकांड। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदी काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो मैं आपको बताया था कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था निष्क का मतलब आभूषण होता था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निष्क का मतलब किस अंग का आभूषण होता था? तो ध्यान रखेंगे गला का आभूषण होता था, बी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए, सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल में ही निष्क गले के पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, यानी कि निष्क गले में पहनने वाला सोने का आभूषण होता था। अब छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे पढ़ते हैं कि मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के जो थे सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को काशापर्ण या फिर धरण कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को मासक कहलाते थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि मासक क्या था? तो तांबे के सिक्के को कहते थे, ठीक है। छोटे छोटे तांबे के सिक्के जो कि काकड़ी कहे जाते थे, इस पर स्वामित्व कह सकते हैं कि स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था, जिस पर केवल आकृतियाँ छपी होती थी, लेखन नहीं। तो आई होप कि यहाँ से कई चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वो शासन प्रणाली हम कह सकते हैं कि वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी कि ईरान से संबंधित है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुदेववादी था, ठीक है, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साक्ष्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। 6 प्रकार के जो वेदांत हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। तो आपको बताना है कि इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कहाँ पे? तो वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? सूचना देता है बोगस कोई, ठीक है, बोगस कोई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कह सकते हैं कि श्लोक सूत्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य व्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। बताइए किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वैदिक काल से, जो कि क्राउन बुक में दिए गए थे। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और इस क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी ने लाइक का टारगेट 600 लाइक्स का रखा है
प्लीज़ आप इसे कंप्लीट ज़रूर कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे। और क्यूज का क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लगा रखा, बताइएगा क्यूज का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ऊपर मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, क्या होना चाहिए सही आंसर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।